एसएससी जनरली अपना पैटर्न चेंज नहीं करती। ऐसे में अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट हो जिसने पैटर्न की नब्ज पकड़ ली और साल के पहले या दूसरे एग्जाम्स के पैटर्न को फॉलो कर लिया, तो पूरे पूरे चांसेस है कि जो बचे हुए एग्जाम्स है उसमें सेम पैटर्न फॉलो होगा और सेम तरह के सवाल पूछे जाएंगे। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें किस तरीके के सवाल पूछे गए, क्या वोकैब का रेंज रहा, ये सारी बातें आप अच्छे से समझ पाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूइंग। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं CHSL जो इसी साल हुआ था उसके शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस की शुरुआत। आज सबसे पहला सेट हम करेंगे जो कि 1 जुलाई 2024 को का शिफ्ट था और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ये वही एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था। कुल मिला के 25 क्वेश्चन होंगे, वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे। आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो तरीका ये होगा कि आप क्वेश्चंस को पॉज करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे, फिर मैं आंसर बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। आप दोनों चीजें समझेंगे। पहला कि आंसर क्या है, मैच करना है आपको, आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। और दूसरा, क्या मैं जिस तरीके से बता रहा हूं या जो एक्सप्लेनेशन मैंने सोचा था उस आंसर का, क्या आप सेम पेज पे हो, क्या आप सेम कॉन्सेप्ट लगा पा रहे हो। क्योंकि आपको भी पता है इसी पैटर्न पे आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल लिखा, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। मतलब हमें बेसिकली स्पॉटिंग एरर का सवाल है। क्या लिखा है कि द कपल प्रीफर्ड टू वॉक अंटिल द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन। सब्जेक्ट क्या है कपल, वर्ब क्या है प्रीफर्ड। लिखा है द कपल प्रीफर्ड टू वॉक। कपल क्या प्रीफर करता है, वॉक करना। कहां तक, अंटिल द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन, जो लास्ट घर है ना टाउन का वहां तक जाना कपल प्रीफर करता है। यहाँ पे चीजें तो ठीक है, हम हिंदी कर रहे हैं तो मोटा मोटा चीज ठीक लग रहा है, पर आपको भी एक खटका होगा कि यहाँ पे अंटिल का यूज क्यों किया गया। क्योंकि जहां तक मुझे पता है अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। क्या मतलब होता है, जब तक नहीं। इसको यूज कहां करते हैं, आमतौर पर इसे कंडीशन के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल स्टैंड हियर अंटिल द सनराइजेस। मैं यहाँ खड़ा रहूंगा कब तक, जब तक सूरज नहीं उग जाता। तो ये कंडीशन के लिए यूज होगा। जबकि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में अगर हम देखें तो कहा यह जा रहा था कि कपल प्रीफर करता है वॉक करना एक डेस्टिनेशन तक। वो डेस्टिनेशन क्या है, जो लास्ट हाउस है इस टाउन का। डेस्टिनेशन के लिए हम ये थोड़ी यूज करेंगे। कभी आपने ये बोला है आई एम गोइंग अंटिल स्कूल, नहीं ना। आप डेस्टिनेशन पे जा रहे हो तो टू यूज करो, अंटिल क्यों यूज करोगे। इसका मतलब जो प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज किया हुआ है इस प्रेपोजिशन में एरर है। हमारा आंसर है 1 का 3। सोल्यूशन ये होगा कि अंटिल के जगह पे आप टू यूज करो। तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा द कपल प्रीफर टू वॉक टू द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन। नाउ सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। अंटिल के साथ साथ एक और टर्म जो आपको अच्छे समझना चाहिए वो है अनलेस। अनलेस का मतलब क्या होता है हिंदी में, अगर नहीं, इंग्लिश में इफ नॉट। ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है आपको दिख रहा होगा अच्छे से। दोनों में कॉमन ये है साहब कि अंटिल भी एक नेगेटिव कंजंक्शन है और अनलेस भी एक नेगेटिव कंजंक्शन है। प्रेपोजिशन जो बोल लो, जिस तरीके से इसका यूज है वो है। इन दोनों में ऑलरेडी नॉट का कंटेंट जो है वो रहता है, नॉट का जो एलिमेंट है वो रहता है। इसीलिए रूल ये है कि अगर किसी सेंटेंस में आप अंटिल या अनलेस यूज करोगे ना तो इसके बाद नॉट का इस्तेमाल मत करना। जैसे आप ये नहीं बोल सकते कि अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। ये वाला क्वेश्चन एसएससी का बड़ा फेवरेट है, कई बार पूछा है कि अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अनलेस में ऑलरेडी एक नेगेटिव एलिमेंट है, इसका मीनिंग ये होता है इफ नॉट। अंटिल का मीनिंग ये होता है टिल नॉट। तो इन दोनों में ऑलरेडी नॉट का कंटेंट होता है, नेगेटिव कंटेंट होता है। इनके बाद फिर से नेगेटिव यूज मत कीजिए। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, इससे जुड़ी हुई तो मैंने दे दी। 1 का आंसर है 3। बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लिखा है कि पैसेंजर्स स्टार्टेड बिहेविंग वायलेंट व्हेन दे वर आस्क्ड टू लीव द बस स्टेशन। पैसेंजर्स जो है उन्होंने बहुत ही वायलेंट बिहेव करना स्टार्ट किया जब उन्हें यह कहा गया कि आप बस अड्डे से निकल जाओ, बस अड्डा आप छोड़ दो। इस सेंटेंस में कहीं एरर है, हमें यह ढूंढना है कि एरर कहां पर है। व्हेन कंजंक्शन है यहाँ का, ये पहला क्लॉज है, ये दूसरा क्लॉज है। चेक कर लो एक बार। पैसेंजर सब्जेक्ट है, स्टार्टेड वर्ब है, बिहेविंग जेरेंड है, ऑब्जेक्ट है। वायलेंट बिहेविंग के लिए आया है, ये हाफ वर्ब तो होता है, ये जेरेंड तो हाफ वर्ब होता है, ये उसके लिए फॉर्म आया है वायलेंट। व्हेन कंजंक्शन था, दे सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब है, ये V3 है, पैसिव वॉइस में था सेंटेंस। और टू लीव द बस स्टेशन यहाँ का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, 2 क्लॉज है। अब देखते हैं इसमें एरर कहां पर है। क्या लिखा हुआ था, पैसेंजर स्टार्टेड बिहेविंग वायलेंट। चलो जरा वायलेंट को समझते हैं एक बार।
अगर मैं वायलेंट टर्म को यूज करूं, तो जैसा मैंने पहले भी आपको समझाया था कि अगर किसी वर्ड का आपको प्रॉपर्टी समझना हो, उसकी फंक्शनैलिटी समझनी हो, तो जस्ट दो वर्ड का कोई एक सेंटेंस बना लो या फ्रेज बना लो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि ही इज अ वायलेंट मैन। वो ना बड़ा गुस्सैल आदमी है, ठीक है, बड़ा हिंसक व्यक्ति है, बहुत वायलेंट मैन है। अच्छा, मैन कैसा? मैन तो नाउन है। क्या ये वायलेंट टर्म मैन की क्वालिटी बता रहा है? बिल्कुल बता रहा है। इसका मतलब ये एक एडजेक्टिव होगा। अब आ जाओ फिर से उसी बात पे जो मैंने एरर वाले वीडियो में कवर किया था, सीपीयू का जब मैं एरर पढ़ा रहा था, कि एक एडजेक्टिव का काम ये होता है कि वो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। अगर आपको किसी वर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई कराना हुआ तो आपको वहां पे एक एडवर्ब चाहिए होगा। एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाने के लिए आप उसके आगे नॉर्मली एलवाई लगाते हैं। हर केस में नहीं, पर जनरली ऐसा किया जाता है। हमें इस सेंटेंस से बस ये समझना है कि ये जो वायलेंट टर्म आया था किसके लिए आया था? ये पैसेंजर्स के लिए आया था या ये बिहेविंग के लिए आया था? तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। पैसेंजर्स स्टार्टेड बिहेविंग वायलेंट। सोचो, अगर ये वायलेंट पैसेंजर्स के लिए आता तब तो इसके पहले लिखते और हम लिखते द वायलेंट पैसेंजर्स, क्योंकि पैसेंजर्स वायलेंट है। पर यहां पे वो सेंस नहीं था। पैसेंजर्स स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया बिहेव करना। कैसा बिहेव करना? हाउ का जवाब दे रहा है ये। कैसे बिहेव करना? वायलेंट बिहेव करना। इसका मतलब ये इसका बिहेविंग के लिए एडवर्ब आ रहा है, वो तरीका बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर बता रहा है। तो अगर ये एडवर्ब आ रहा है तो वायलेंट तो नहीं हो सकता फिर, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव था। हमें एडवर्ब चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे? वायलेंट के आगे एलवाई लगाएंगे और क्या बना लेंगे इसको? वायलेंटली। तो सेंटेंस क्या बनेगा? पैसेंजर्स स्टार्टेड बिहेविंग वायलेंटली व्हेन दे वर आस्क्ड टू लीव द बस स्टेशन। होपफुली क्वेश्चन आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द सेंटेंस इन द फ्यूचर सेंटेंस, फ्यूचर टेंस। लक्ष्मी क्वेश्चन है, इससे सिंपल और क्या क्वेश्चन हो सकता है? हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है, ये चुनिए। कुड फ्यूचर टेंस में होगा तो क्या मिलेगा? विल मिलेगा या शैल मिलेगा? कुड है, शुड है, हैव बीन है, विल है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, द अंडरलाइन फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस हैज बीन यूज्ड इनकरेक्टली। मतलब ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है, ये गलत है, वो बोला जा रहा है हमें। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट। हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये डाउन विथ या नहीं होगा, तो इसके जगह पे हम क्या फ्रेजल वर्ब लगा सकते हैं? तो लिखा है कि आई एम डाउन विथ हर कंप्लेंट्स। इसके जगह पे क्या लगेगा? आई एम पास्ड आउट विथ, फेड अप विथ, हेल्ड डाउन विथ, लुक डाउन विथ। एक बार पहले इसमें जो टफ फ्रेजल वर्ब्स आए हैं उनको एक बार सबसे पहले समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पे दो फ्रेजल वर्ब बड़े कॉमनली हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंसर भी मैं बताऊंगा, पहले ये समझ लो। एक है डाउन विथ। डाउन विथ का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज से एक्सट्रीम नफरत करते हैं ना, तो उसको डाउन विथ कहा जाता है। क्या लिखा है कि इफ पीपल शाउट डाउन विथ समथिंग और समवन, दे आर सेइंग दैट दे डिसलाइक देम एंड वांट टू गेट रिड ऑफ देम। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है कि डेमोन्स्ट्रेटर्स चांटेड डाउन विद द रेबल्स। डाउन विथ का मतलब होता है जब आप किसी को डाउन विथ बोलते हैं, इसका मतलब होता है आप उससे एक्सट्रीम नफरत करते हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं इससे छुटकारा मिल जाए। अगला है लुक डाउन ऑन। इसको लुक डाउन अपॉन भी आपको बहुत बार मिल जाएगा एसएससी के या बैंक के पेपर्स में। अच्छा, मैं लास्ट टाइम जब मेरा वीडियो आया तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली कांटेक्ट किया और उन्होंने पूछा कि सर ये क्या सीयूईटी और बैंकिंग एग्जाम्स इनके लिए रिलेवेंट है क्या? तो देखिए, मैं ये बताता चलूं, और ये ऑब्वियस सी बात है, सबको पता होता है कि इंग्लिश ना मैथ्स की तरह नहीं है कि इसका सिलेबस अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एसएससी का मैथ्स करोगे और अगर आप बैंकिंग का मैथ्स करोगे तो दोनों में काफी डिफरेंस है। सेम रीजनिंग के साथ भी है या सेम जीएस के साथ भी है। इंग्लिश इन सब में कॉमन है। अगर आप बैंक पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये वीडियो फिर भी रिलेवेंट है, क्योंकि रूल्स तो ग्रामर के वही रहने वाले हैं। वो कैब शायद थोड़ा सा अपग्रेडेड रहेगा, पर मोटा मोटा यही रहेगा। इसी तरीके से अगर आप सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एडियम्स भी सेम रहेंगे, वर्ड्स भी सेम रहेंगे, सिनोनिम्स भी उसमें आएंगे, ग्रामर के रूल्स भी उसमें आएंगे। तो ये सारे एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट है, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग, फॉर डिफेंस, सीडीएस, एनडीए, व्हाटएवर, और एसएससी के लिए तो है ही। तो ये वीडियो सबके लिए कॉमन है और ये ग्लोबली सबके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो इसको उस अप्रोच से देखना कि आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। मैं बार बार बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। कौन से एग्जाम से है इससे फर्क नहीं पड़ता, देख लो। तो मैं बता रहा था कि लुक डाउन ऑन या लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है। लुक डाउन ऑन या लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को हीन नजर से देखना, किसी को नीचे भाव से देखना, अपने आप को किसी के सामने बहुत काबिल समझना और उनको इस तरीके से देखना कि तुम्हारी कोई औकात नहीं मेरे सामने। इसको बोलते हैं लुक डाउन ऑन या लुक डाउन अपॉन। टू थिंक दैट यू आर बेटर देन समवन। फॉर एग्जाम्पल, शी थिंक्स दे लुक डाउन ऑन हर बिकॉज शी डजंट हैव अ जॉब।
उन्हें उन्हें ऐसा लगता है कि उनको उनका बड़ा निरादर हो रहा है या लोग उनको बहुत ही तुच्छ नजर से देखते हैं क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। ये तो एक बिल्कुल सच्चाई हो गई। एनीवेज, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आई एम डाउन विथ हर कंप्लेंट्स। ये दो टफ वाले थे, वो दोनों मैंने बता दिए, बाकी आसान आसान है। पास्ड आउट विथ, आपने पास आउट फ्रेजल वर्ब सुना होगा, इसका मतलब होता है टू बिकम अनकॉन्शियस। टू बिकम अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाना। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पास आउट। आपने सुना होगा बहुत बार, बहुत भीड़ थी, बहुत गर्मी थी, तो पास आउट हो गया। पास आउट का मतलब है वो बेहोश हो गया। ठीक है, सेंसेस खो दिए उसने, उसको पास आउट कहा जाता है। फेड अप विथ का मतलब होता है ऊब जाना। कहते हैं कि ऊब गया हूं मैं उससे। हेल्ड डाउन विथ कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है। लुक डाउन विथ, एक्चुअली लुक डाउन ऑन या अपॉन होता है, लुक डाउन विथ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, पर इससे मिलता जुलता जो फ्रेजल वर्ब था वो मैंने बता दिया। वापस मैं आऊंगा क्वेश्चन पे। क्या लिखा हुआ है कि आई एम डाउन विथ हर कंप्लेंट्स। डाउन विथ हर कंप्लेंट्स का मतलब है कि मैं कहना ये चाह रहा था कि मैं ऊब चुका हूं उससे कंप्लेंट से। अब मैं परेशान हो चुका हूं, इतने कंप्लेंट्स आ चुके हैं उसके। तो ऊब जाने के लिए, परेशान हो जाने के लिए हमने क्या यूज किया है? फेड अप विथ। तो आंसर क्या होगा? फेड अप विथ। ठीक है, जब ये वीडियो आप खत्म करेंगे ना, तो आप मुझे बताएंगे कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। इसे होगा ये अगर रिपीटेडली आप मेरे साथ साथ, और ये सीरीज अभी मैंने शुरू की, तो ऐसा नहीं कि ये एक दो वीडियो आने वाला है, ये सेट्स हम लोग बहुत सारे करेंगे। ठीक है, बहुत सारे करेंगे मेंस एग्जाम के पहले, सीजीएल मेंस के पहले तक। तो जब ये सीरीज आप फॉलो करोगे और अपने कमेंट में अपने मार्क्स आप रेगुलर फॉलो करोगे, मतलब पोस्ट करोगे, तो मुझे एक आइडिया लगता रहेगा कि आपका कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। मुझे एक आइडिया लगता रहेगा, चूंकि हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं चैट बॉक्स में, तो मुझे ये आइडिया लगता रहेगा कि कौन सा सेक्शन आपका वीक है, किसमें आप कमजोर पड़ रहे हो, या कितना इंप्रूवमेंट आपको इनसे हो रहा है। ठीक है, तो मेरे पास भी एक बहुत अच्छा रेफरेंस पॉइंट रहेगा अपनी पढ़ाई इंप्रूव करने के लिए, मैं जैसे पढ़ाता हूँ उसको इंप्रूव करने के लिए, कंटेंट इंप्रूव करने के लिए। आपके पास भी एक बहुत अच्छा रेफरेंस पॉइंट रहेगा जहां से आपको ये दिखेगा कि आपका ग्राफ कैसा गया, आपका ग्रोथ कैसा हुआ। ठीक है, सो ऑन रिकॉर्ड्स रखने के लिए इस वीडियो के को खत्म करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने करेक्ट हुए। ठीक है, हालांकि हैविंग सेड दैट, आपका अप्रोच हमेशा लर्नर वाला रहेगा। सही गलत के पीछे हम बहुत नहीं भागेंगे, हम इस चीज के पीछे भागेंगे कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं उसका अप्रोच आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9 क्लोज टेस्ट है। पहले क्लोज टेस्ट कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर मैं 1 मिनट बात करूंगा, क्योंकि आज हम फर्स्ट क्लोज टेस्ट कर रहे हैं। देखो, क्लोज टेस्ट करने का या रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पहले आप क्वेश्चंस या आंसर्स मत देखिए। मैं पर्टिकुलरली अभी क्लोज टेस्ट के बारे में बात करूंगा कि आप सबसे पहले ये ऑप्शंस मत देखो। हमेशा क्लोज टेस्ट को 2 बार पढ़ना। सबसे पहले आप इसको विद ब्लैंक्स पढ़ना और एक मोटा मोटा आइडिया लगाना कि ये पैसेज का मीनिंग क्या जा रहा है। क्या इसका टोन पॉजिटिव है, क्या इसका टोन नेगेटिव है, क्या ये किसी गलत चीज के बारे में बात कर रहा है, क्या ये किसी अच्छी चीज के बारे में बात कर रहा है। विद टाइम आपको समझ में आ जाएगा ये टोनैलिटी किसे कहते हैं। विद टाइम आपको समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो पैसेज है वो पॉजिटिव टोन का है कि नेगेटिव टोन का। बहुत सारे ऑप्शन उससे कटते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पैसेज मोटा मोटा समझना है। ठीक है, सेकेंड टाइम पे जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो हम लोग ब्लैंक को मद्देनजर रखते हुए हम लोग अपने हिसाब से यहां पे कोई वर्ड सोचेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि ऑप्शन में कौन सा मिलता जुलता उसका एक वर्ड मिल रहा है हमें और वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, एक बार इसको पढ़ोगे और उसके बाद मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे। तो क्या लिखा हुआ था कि एज पॉल वॉज डैश हिज सपर। सपर का मतलब होता है रात का खाना, रात के भोजन को अंग्रेज सपर कहते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि जैसे पॉल अपना सपर डैश कर रहा था, आंट जेनी, कोई महिला है, आंट जेनी डैश हिम क्वेश्चंस दैट हैव बीन फुल ऑफ डिसीट। डिसीट का मतलब होता है धोखा। जब पॉल अपना खाना खा रहा था, जो सेंस बन रहा है, आंट जेनी ने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे। ऑब्वियसली क्वेश्चन से तो पूछने का ही कोई टर्म आना चाहिए। आंट जेनी ने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जो कि धोखे से भरे हुए थे। सेंटेंस का टोन नेगेटिव जा रहा है, ध्यान रखना इस बात का। एंड हैड अ वेरी डीप मीनिंग, बहुत डीप मीनिंग थे उनके सवाल के। फॉर शी वॉन्टेड टू ट्रैप हिम, अब तो पूरा नेगेटिव है। क्योंकि आंट जेनी ऐसे सवाल क्यों पूछ रही थी? क्योंकि वो पॉल को फंसाना चाहती थी। ट्रैप का मतलब होता है फंसाना, वो उनको फंसाना चाहती थी। इट सीम्ड एज इफ शी वॉज एंडोड विद, एंडो का मतलब होता है गिफ्टेड। किसी को कुछ गिफ्ट में मिला हो ना, तो उसको जो नेचुरल बॉर्न टैलेंट हो उसको इंडोड कहा जाता है। तो क्या लिखा हुआ है कि ऐसा महसूस हो रहा है, इट सीम्ड, जैसे कि एज इफ उनके पास कुछ शक्तियां हैं। शी वॉज इंडोड विथ अ डैश, उनके पास कोई एक डैश है
जिससे वो गिफ्टेड है, विच कुड हंट फॉर डार्क एंड मिस्टीरियस टैक्ट, जिनसे वो डार्क या मिस्टीरियस जो भी टैक्ट का मतलब होता है तरीका, जो भी डार्क या मिस्टीरियस तरीके हैं उनको वो हंट कर सकती है। शी आस्क्ड, डिड यू नाउ नॉट वांट टू स्विम पॉल? उन्होंने पूछा कि पॉल, अब क्या तुम तैरना नहीं चाहते? पॉल फेल्ट एन अनकंफर्टेबल डैश, पॉल को बहुत अनकंफर्टेबल डैश फील हुआ। ही डैश आंट जेनीज फेस, उसने आंट जेनी के फेस को डैश किया। हाउएवर इट इन्फॉर्म्ड हिम नथिंग, हालांकि उन्हें कुछ पता नहीं चला इससे, जो भी उन्होंने उनके फेस के साथ किया इससे उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। सो ही सेड नो मैम, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैम, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये पूरा पैसेज था, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया है। अब मैं आऊंगा इसके ब्लैंक्स पे, एक एक करके देखते हैं ब्लैंक में क्या हो सकता है। लिखा हुआ था एज पॉल वॉज डैश हिज सपर। अच्छा, मीनिंग तो यही समझ में आ रहा है कि वो अपना रात का खाना खा रहा था, तो वी आर लुकिंग फॉर अ वर्ड जो रात के खाने के लिए यूज किया जाता है। ग्रेज का मतलब होता है चरना। अब देखो पॉल कोई जानवर तो है नहीं कि वो घास चरेगा, इसका मतलब ग्रेज टर्म तो यहाँ अप्रोप्रिएट नहीं है। चर्न का मतलब होता है मथना। अगर आपने कभी देखा हो टीवी पे, या अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो अपने सामने भी देखा होगा कि दूध को चर्न किया जाता है मलाई निकालने के लिए, दूध को मठा जाता है मलाई निकालने के लिए, उसी को इंग्लिश में चर्न कहते हैं। ठीक है, अब भोजन को तो कोई चर्न नहीं कर सकता। फीडिंग, फीड का मतलब हालांकि होता है भोजन करना, पर ये करेक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि फीड अपने बाद ऑन लेता है, फीड अपने बाद ऑन लेता है। यहां पे कहीं पे भी ऑन का जिक्र नहीं किया गया था, इसका मतलब ये इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। हमारा आंसर केवल एक बचा है, ऑप्शन नंबर 4 ईटिंग। क्या सबको बात समझ में आएगी? आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो क्या लिखा है कि एज पॉल वॉज ईटिंग हिज सपर एंड जेनी डैश हिम क्वेश्चंस, ऐसे सवाल उससे पूछे गए जो सवाल बड़े धोखे वाले थे और बहुत डीप मीनिंग था। तो सवाल को क्या करेंगे, पूछ ही तो सकते हैं, तो हम ढूंढ रहे हैं एक ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग पूछने जैसा हो। सबमिट मतलब होता है जमा करना। डिमांड मतलब होता है, अच्छा कभी क्वेश्चन आप डिमांड करोगे या किसी से? नहीं, क्वेश्चन डिमांड नहीं कर सकते। क्वेश्चन आप अलाउ करोगे? आंट जेनी ने क्वेश्चन अलाउ किए जो कि धोखे से भरे हुए थे। अलाउ किए का मतलब होगा पॉल ही पूछ रहा था, जबकि हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया और हमें यह समझ में आया। देखो यहाँ पे एक और बात, अगर हम पहले पूरा पैसेज नहीं पढ़ते ना तो हम अलाउड और आस्क्ड में हमेशा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अगर आपने आगे की कहानी आपको नहीं पता है तो अलाउड भी सही है, हो सकता है आगे ये लिखा हो कि आंट जेनी से क्वेश्चन पूछना चाह रहा था पॉल और आंट जेनी ने अलाउ किया, इसीलिए पहले पैसेज पढ़ना जरूरी है। बात समझ पा रहे हैं ना? तो क्या करेंगे हम लोग, यहां से अलाउड को एलिमिनेट करेंगे, आंसर होगा हमारा आस्क्ड। आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा हुआ था कि उन्होंने कुछ सवाल पूछे थे। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, शी वॉज इंडोर्ड विथ अ, देखो इंडोर्ड टर्म जहां पे भी होगा ना आमतौर पर ये किसी जैसा मैंने बोला कि बॉय जो बर्थ जो टैलेंट होता है ना उसके लिए इंडोर्ड टर्म यूज किया जाता है, तो हम लोग टैलेंट की बात कर रहे हैं। आंट जेनी के पास एक टैलेंट है कि वो गलत चीजों को ढूंढ के हंट करती हैं। उनके पास एक टैलेंट है, ऑप्शन देखो, उनके पास एक टेक्निक है, एक पर्पस है, पर्पस क्यों होगा उनके पास, एक वीकनेस है, ये वीकनेस थोड़ी, उनकी तो स्ट्रेंथ है ना, ये टैलेंट है। अब देखो उनके पास टेक्निक, शी वॉज इंडोर्ड विथ अ टेक्निक, ये भी सही होता, पर अगर हमारे पास एक टैलेंट ऑप्शन में दिया है तो हम प्रेफरेंस इसको देंगे। अगर यहां पे कोई और टर्म होता तो हम टेक्निक भी आंसर कर सकते थे, ठीक है, पर चूंकि दोनों है तो प्रेफरेंस टैलेंट को देंगे हम लोग, क्योंकि इंडोर्ड आमतौर पर टैलेंट के लिए यूज किया जाता है। वो बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको सर रीडिंग से। आप जितना ज्यादा रीडिंग करोगे ना उतना ज्यादा आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे इन सारी चीजों को लेके कि क्या अप्रोप्रिएट है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो जैसे हिंदी में बोलते हैं बनाना, तो उसके लिए इंग्लिश में कुक भी यूज किया जाता है, खाना बनाने को कुक कहते हैं। घर भी यूज किया जाता है, उसके लिए बिल्ड यूज करते हैं। एक्सक्यूजेस बनाने को मेक यूज करते हैं। अब कहाँ पे क्या लगेगा ये कैसे पता चलेगा? अब जिसने रट्टा मार लिया कि इसका मतलब बनाना होता है वो तो घर के लिए कुकिंग यूज कर देगा, पर हम लोग नहीं यूज करते क्योंकि बचपन से हम लोगों ने इतनी बार ये पढ़ लिया है कि समझ में आ गया कि खाना खाने के लिए कुक वर्ड ही एसोसिएट होता है। मैं इसी की बात कर रहा हूं। आप जब बहुत रीडिंग करने लगोगे ना तो ये सारी चीजों का जो कंफ्यूजन है वो ऑर्गेनिकली क्लियर हो जाए, नेचुरली क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे क्या लिखा होता है? शी आस्क्ड, उन्होंने पूछा, डिड यू नॉट वांट टू स्विम, अब तुम तैरना नहीं चाहते? पॉल फेल्ट एन अनकंफर्टेबल डैश। अभी जो हमें समझ में आ रहा है वो ये है कि पॉल को इस आंट जेनी पे डाउट है। ठीक है, वो उनसे के फंसाने वाले सवाल पूछ रही है, तो पॉल को बहुत अनकंफर्टेबल क्या फील होगा? क्या पॉल को बहुत अनकंफर्टेबल गेस फील होगा? अंदाजा थोड़ी ना मार रहा है। व्यू मतलब होता है नजारा, यहां तो कुछ देखने की बात नहीं होती। ड्रॉप मतलब होता है गिरना, बहुत अनकंफर्टेबल ड्रॉप फील हुआ नहीं। सस्पिशन, इसका मतलब होता है शक, उसको बहुत एक अनकंफर्टेबल शक हुआ कि ये क्यों पूछ रही है।
कि तुम्हें तैरना पसंद है या नहीं है। आगे, ही डैश आंट जेनीज फेस, उसने आंट जेनी के फेस को डैश किया। क्या कर सकते हैं? चेज मतलब होता है पीछा करना, उन्होंने आंट जेनी के चेहरे का पीछा किया। कोई सेंस है? कोई सेंस नहीं है। परस्यू, परस्यू का मतलब होता है किसी चीज को, यू कैन से, हालांकि इसका भी पीछा करना ही मतलब होता है, पर किसी चीज को पाना या उसके लिए मेहनत करना, उसको भी परस्यू कहते हैं। चेहरे के लिए मेहनत करेंगे, कोई सेंस नहीं। रफल का मतलब होता है उलझा देना, किसी चीज को उलझा देना, बिगाड़ देना, उसको रफल कहते हैं। चेहरा बिगाड़ दिया नहीं। यहाँ आगे एक लाइन और लिखा हुआ था कि उसे कुछ पता नहीं चला, इसका मतलब वो जरूर चेहरे की तरफ देख रहा था और कुछ फाइंड आउट, फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था जो उसे पता नहीं चला। इसका मतलब वो कुछ फिगर आउट करना, विच मीन्स वो सर्च कर रहा था उनके चेहरे पे, ये बोलना क्या चाह रहे, एक्सप्रेशंस देख रहा था उनके, पर उनको कुछ पता नहीं चला। होपफुली आपको ये क्लोज टेस्ट समझ में आ गया हो, साथ में ये भी समझ में आ गया हो कि क्लोज टेस्ट सॉल्व कैसे किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। हमसे ये पूछ रहा है कि इसका सिनोनिम बताइए, सिंपल, इसका सिनोनिम बताइए। क्या लिखा है? द स्कंक हैड अ कॉन्स्पिकस स्पाइनल स्ट्राइप। स्कंक एक किस्म का जानवर होता है, छोटा सा खरगोश की तरह, ठीक है, जिसके पीठ पे धारियां बनी होती है। तो लिखा है कि द स्कंक हैड अ कॉन्स्पिकस स्पाइनल स्ट्राइप। स्पाइनल स्ट्राइप मतलब उसके पीठ पे धारियां बनी हुई है। अब यहां पे एक टर्म यूज किया गया कॉन्स्पिकस। क्या टर्म यूज किया गया? कॉन्स्पिकस। हमसे यह पूछा गया है कि कॉन्स्पिकस का सिनोनिम बताइए। पहले मीनिंग बता देता हूं, फिर सिनोनिम पे आएंगे। देखो, कॉन्स्पिकस का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी क्लियरली सीन। कोई ऐसी चीज जो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, या जो चीज आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रही है, उसको कॉन्स्पिकस कहा जाता है। हमसे इसका सिनोनिम पूछा था। पहला वर्ड है चार्मिंग। चार्मिंग टर्म पर्सनैलिटी के लिए यूज किया जाता है जो खुशनुमा होता है। क्या क्लियरली सीन को हम खुशनुमा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, या फेंट का मतलब होता है हल्का। क्या क्लियरली सीन का सिनोनिम हल्का हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ऑब्सक्योर, याद करो ये जब मैं आपको सिनोनिम पढ़ा रहा था सीपीओ का, मैं इसके पहले ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ सीपीओ के सिनोनिम का, नहीं देखा है तो देख लेना। वहां पे मैंने ऑब्सक्योर पढ़ाया था, और तब मैंने बोला था, अगर आपको याद है, कि ये ऑप्शन में आया था। मुझे याद है ऑब्सक्योर कोई सिनोनिम का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, ये ऑप्शन में आया था। तब मैंने ये बोला था कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये बार बार रिपीट होंगे, या तो क्वेश्चंस के फॉर्म में आएंगे या तो ऑप्शंस के फॉर्म में आएंगे। अब सोचो, जिसको ऑब्सक्योर का मतलब ही नहीं पता, वो कैसे इसका सिनोनिम बनाएगा? इसीलिए ऑप्शंस भी पढ़ने जरूरी हैं। इसलिए मेरा अप्रोच इस तरीके का है कि पहले मैं क्वेश्चंस बता दूं, और साथ ही साथ में अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑप्शन में आया है, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड वोकैब ऑप्शन में आया है, तो मैं उसको भी बता दूं, ताकि आपका ऑलराउंड प्रिपरेशन हो पाए। ठीक है। सो ऑब्सक्योर का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड इजली। कोई ऐसी चीज जिसको आसानी से समझा नहीं जा सके, ठीक है, उसको ऑब्सक्योर कहते हैं। तो क्या हम लोग क्लियरली सीन का सिनोनिम ऑब्सक्योर बोल सकते हैं? नहीं। तो तीन ऑप्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली आंसर कौन सा होगा? चौथा, नोटिसिएबल। जो चीज आपको बहुत आसानी से दिख रही हो, उसको नोटिसिएबल कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब चलो, एक नया वर्ड आ गया कॉन्स्पिकस, तो एक बार इसको याद भी कर लेते हैं। ठीक है, मैं कुछ निमोनिक्स लगा रहा हूं, आप अपना लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, मैंने इसको तोड़ दिया कॉन्स्पिकस को, ठीक है। तो मैंने कैसे तोड़ा? कौन का मतलब होता है धोखेबाज, पता है ना, चोर या धोखेबाज को कौन कहा जाता है। पिक मतलब होता है पिक्चर, अस मतलब मान के चलो हम लोग, ठीक है। तो हमारे घर में एक सीसीटीवी कैमरा है, जिससे हमने एक चोर की तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर ली, जिससे वो चोर अब क्लियरली दिख रहा है और वो अरेस्ट हो जाएगा। तो कॉन्स्पिकसली वो इमेज आया है, हमने एक कॉन्स्पिकस इमेज उसका ले लिया है। कॉन पिक अस, कॉन्स्पिकस, याद हो गया? कॉन्स्पिकस का मतलब एक कॉन की पिक हमने क्लियरली ले ली है, ठीक है। सो क्लियरली इज कॉल्ड कॉन्स्पिकस। आगे बढ़ेंगे। इस ईडियम का हमसे मीनिंग पूछा जा रहा है। ईडियम क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट। मीनिंग क्या होता है? इन राइटिंग। बहुत ही रटा रटाया ईडियम है। लिखित तौर पर कुछ देना, उसको बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, याद रख लो। व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से कुछ लिखा है, लिखा है पे जोर रखना। व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से आपने कुछ लिखा है, तो ये जो लिखित फॉर्म है ना, इसको बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। मैंने आपको बोला कि अगर आप सीजीएल निकाल लोगे तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। दूंगा नहीं, मजाक कर रहा हूँ, 1 लाख नहीं है मेरे पास। तो मैं कह रहा हूँ कि आप अगर सीजीएल निकाल लोगे, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। आपने बोला सर गारंटी है क्या? ब्लैक एंड व्हाइट में दो। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब आप मुझसे रिटर्न में मांग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। लिखा है वुड यू प्लीज सपोर्ट मी फॉर वंस इन योर लाइफ, और आपके पास
क्वेश्चन ये है कि इसका एंटोनिम बताइए, एंटोनिम मतलब उल्टा बताइए। तो सपोर्ट मतलब होता है ऑब्वियसली किसी की सहायता करना, ठीक है, किसी के साथ खड़े रहना। हमें इसका उल्टा बताना है। तो सबसे पहले एक दो चीजें एंटोनिम बनाते हुए क्लियर रहिएगा। किस जिस वर्ड का एंटोनिम पूछा गया है, अगर आप सेंटेंस के फॉर्म में तब तो वेल एंड गुड, वरना थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि टोन क्या है। मैं जब भी एंटोनिम सॉल्व करता हूं मैं टोन से सॉल्व करता हूं, दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाते हैं। क्या लिखा था, वुड यू प्लीज सपोर्ट मी, सपोर्ट करना किसी को एक पॉजिटिव टोन का वर्ड है। तो जब हम इसका एंटोनिम करेंगे तो डेफिनेटली कोई नेगेटिव टर्म का होगा। ऐसा कभी होता है क्या कि पॉजिटिव का उल्टा भी पॉजिटिव होगा? नहीं ना, पॉजिटिव का उल्टा तो नेगेटिव ही होगा। तो अब चारों ऑप्शन में देखना, अगर ये पॉजिटिव सेंस में है तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नेगेटिव में जा रहा है और कौन सा ऐसा है जो पॉजिटिव में जा रहा है। पॉजिटिव वाले को काट के निकाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां लिखा है स्टैब्लिश, स्टैब्लिश मतलब होता है स्थापित करना, यूज कर लो। तो हमने एक नया ट्रस्ट स्टैब्लिश किया, पॉजिटिव बात है भाई। डॉक्यूमेंट, सपोर्ट एक वर्ब है, डॉक्यूमेंट एक नाउन है, कैसे इसका एंटोनिम होगा? और दूसरा, चलो आप इसको वर्ब भी मान लेते हो, लिखने को भी डॉक्यूमेंट करना कहा जाता है, तो डॉक्यूमेंट करना तो पॉजिटिव बात है, उल्टा कैसे होगा? तो अब हमारे पास दो वर्ड बचे हैं, एक है डिस्क्लेम और दूसरा है रिफ्यूट। दोनों का मीनिंग समझ लेते हैं। देखो, डिस्क्लेम का मतलब होता है जब आप किसी चीज की जिम्मेदारी लेने से मना कर दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी डिस्क्लेम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस डिजास्टर। जैसे कि अभी नीट के पेपर में बहुत ज्यादा स्कैम हो, या फिर यूपीएससी में भी अब स्कैम हो, तो कुछ हद तक गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हमारी वजह से नहीं हुआ। मतलब गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर अपना डिस्क्लेम डाल रही है कि हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, ठीक है, वी आर टेकिंग नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। जो भी है क्रिमिनल्स उनको सजा मिलेगी, हमारा कोई हाथ नहीं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देते हो तो उसको डिस्क्लेम कहा जाता है। नेक्स्ट है रिफ्यूट। ये तो तुरंत याद हो जाएगा, रिफ्यूज समझते हैं ना, मना करना, उसी को रिफ्यूट कहा जाता है। किसी चीज को रिफ्यूट अगर आप करते हैं तो आप कहते हैं कि ये गलत है, या ये मैं इसको रॉन्ग मानता हूं, मैं अग्री नहीं करता, उसको रिफ्यूट कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि सपोर्ट का उल्टा क्या होगा, तो अब इसे जिम्मेदारी न लेना सपोर्ट का उल्टा तो नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, रिफ्यूट। हालांकि अगर रिफ्यूट ऑप्शन में नहीं होता तो डिस्क्लेम को हम आंसर कर सकते थे, वो 100% गलत नहीं है, पर चूंकि रिफ्यूट ऑलरेडी ऑप्शन में है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है इसको आंसर करना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बोला है ईडीएम है, उसका मीनिंग बताओ। द रियल्टर्स, रियल्टर्स बोलते हैं बिल्डिंग बेचने वालों को। द रियल्टर्स ऑफ द न्यू वेंचर, वेंचर बिजनेस को कहा जाता है। तो जो नए वेंचर, नए जो बिजनेस है उसके जो रियल्टर्स हैं, सोल्ड प्लॉट्स, उन्होंने प्लॉट बेचा, लाइक हॉट केक्स, हमारा ईडीएम है सेल लाइक हॉट केक्स। सेल लाइक हॉट केक्स का मतलब होता है किसी चीज का बड़ी तेजी से बिकना, ठीक है, उसको बोलते हैं सेल लाइक हॉट केक्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा। ऑप्शन नंबर 4 होगा, सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज नंबर्स। आसान है, उसमें क्या ही अब ज्यादा टाइम देना। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत वाले वर्ड को चुनिए। इल्यूजन, हिंदी मतलब होता है भ्रम। जैसे आपको लगता है कि जिस तरीके से आपने ग्रेजुएशन का पेपर पास कर लिया वैसे आप सीजीएल भी निकाल लोगे, इल्यूजन है आपका, भ्रम है आपका, नहीं हो सकता, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, ILLUSION, ये तो स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। इनक्रोच लिखना चाह रहा था शायद, इसकी स्पेलिंग गलत है। हमारा आंसर मिल गया है, सही वर्ड क्या है? इनक्रोच। इनक्रोच का मतलब क्या होता है? अतिक्रमण। अतिक्रमण समझते हैं ना, देखा होगा बहुत बार आप जब रोड से गुजरते हैं तो रोड पे लोग अपनी दुकान लगा लेते हैं, सरकार की जमीन हड़प लेते हैं, रास्ते पर ही घर बना लेते हैं, इन सबको अतिक्रमण कहा जाता है हिंदी में। इंग्लिश में इसको इनक्रोच कहते हैं। स्पेलिंग गलत है इसका, हमारा आंसर ही है, मैं इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा था, गलत वाला चुनना था, मैं चुन लिया। हालांकि आगे भी वर्ड है तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। डेलीगेट, डेलीगेट का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट देना, उनको उसको डेलीगेट करना कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे कि ये चैनल जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हो क्यूइंग का, ये भी छोटा चैनल है, तो मैं ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ही कंटेंट बना रहा हूँ, मैं ही एडिट कर रहा हूँ, मैं ही थंबनेल बना रहा हूँ, मैं ही अपलोड कर रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। कल को अगर मान लो वीडियोस की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी हुई या चैनल बड़ा हो गया और मैं 10 चीजें और करने लगा साथ साथ में, फिर मेरे अकेले बस की तो बात नहीं। इसका ये मतलब है कि मुझे फिर एक टीम हायर करनी पड़ेगी और मुझे काम टीम को डेलीगेट करना पड़ेगा। प्लीज मार्क द वर्ड डेलीगेट करना पड़ेगा, विच मीन्स मुझे जिम्मेदारियां बांटनी पड़ेंगी। तो जिम्मेदारी बांटने को डेलीगेट करना कहते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है ऑब्टेन, मतलब होता है हासिल करना। आगे बढ़ेंगे। इन बोथ कंट्रीज वी हैव लीडर्स ऑफ डैश एबिलिटी। दोनों देशों में हमारे जो लीडर्स हैं वो डैश एबिलिटी के हैं। अब देख लो इसमें वर्ड्स क्या भरा सकता है, ठीक है। हमें कोई एडजेक्टिव चाहिए जो कि एबिलिटी के पहले आएगा, हमें ऐसे लीडर्स चाहिए दोनों कंट्री में जो डैश एबिलिटी के हो, ठीक है। तो क्या वर्ड हो सकता है? कंपेलिंग, कंपेलिंग का मतलब होता है मजबूर कर देना,
मजबूर कर देना, ठीक है। अच्छा, हमें दोनों देशों में मजबूर करने की एबिलिटी वाले लीडर चाहिए, कोई सेंस नहीं, कोई मीनिंग नहीं। हमें दोनों कंट्रीज में एक्सेप्शनल एबिलिटी वाले लीडर चाहिए, एक्सेप्शनल मतलब होता है शानदार, शानदार एबिलिटी के लीडर चाहिए, मेक सेंस। आगे, हमें दोनों कंट्रीज में पावरफुल एबिलिटी के लीडर चाहिए। एबिलिटी मतलब होता है काबिलियत, काबिलियत पावरफुल कैसे होगी, ये तो गलत बात है ना। या तो हम ये बोलें कि हमें पावरफुल लीडर चाहिए, या तो हम ये बोलें कि एबिलिटी वाले लीडर चाहिए। पावरफुल एबिलिटी क्या होगा, नहीं हो सकता, सेंस नहीं बनेगा। आगे, ऑलमाइटी मतलब होता है सर्वशक्तिमान, भगवान को ऑलमाइटी कहा जाता है। हमें ऑलमाइटी एबिलिटी वाले लीडर, सर्वशक्तिमान चाहिए, भगवान चाहिए हमें, नहीं, कोई सेंस नहीं है। आंसर क्या होगा फिर ऑप्शन नंबर 2, कि हमें बहुत ही बेहतरीन एबिलिटी के लीडर्स चाहिए। ये सब बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 पे पढ़ेंगे, द लिटिल बॉय क्राइड व्हेन द विथ पेन व्हेन ही बर्न्ड हिज फिंगर्स। हमसे ये बोला गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट व्हिच मींस ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है कि इसमें क्या आंसर होगा। चलो थोड़ा सा इसका हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, क्या लिखा हुआ है, द लिटिल बॉय क्राइड, द लिटिल बॉय, बॉय यहाँ का सब्जेक्ट है, क्राइड यहाँ का वर्ब है, विथ पेन व्हेन, व्हेन कंजंक्शन है, ही बर्न्ड, ही क्या है सब्जेक्ट है, बर्न्ड क्या है वर्ब है, V2 में है, हिज फिंगर्स यहाँ का ऑब्जेक्ट है। मतलब यहाँ पे दो क्लॉज था, ये पहला क्लॉज था, ये दूसरा क्लॉज था। अगर हम नोट करें तो यहाँ पे क्राइड लिखा हुआ था जो कि वर्ब के दूसरे फॉर्म में है, इसका मतलब टोनालिटी जो है वो सेंटेंस की पास्ट टेंस की है। आगे बढ़ेंगे, विथ पेन व्हेन ही बर्न्ड, BURNT बर्न्ट, ये भी वर्ब का दूसरा फॉर्म है, मतलब यहाँ पे भी सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है, लग तो ठीक रहा है। आ जाओ, फर्स्ट में लिखा था नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, अगर 3 आंसर नहीं होगा तो हमें इसको आंसर करना पड़ेगा क्योंकि हमें सेंटेंस ठीक लग रहा है। सेकंड में लिखा था व्हेन ही बर्न्स, अच्छा बर्न्स मतलब वर्ब का 5वां फॉर्म, ये तो प्रेजेंट टेंस होता है, तो कैसे आंसर होगा, गलत है। बर्न वर्ब का पहला फॉर्म, ये भी प्रेजेंट टेंस होता है, यहां पास्ट यहां प्रेजेंट, ग्रामर ग्रामर का रूल वायलेट हो जाएगा। आगे, एज ही बर्निंग, ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V4 नहीं हो सकता, पहले भी बताया है, इसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इसका मतलब ये तो गलत है। आंसर क्या होगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। आई एम अज्यूमिंग आप मेरे साथ साथ बनाते जा रहे हैं और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप मुझे कमेंट में बताएंगे आपके कितने मार्क्स हैं, ठीक है। साथ ही साथ में जो ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो पहली बार ये चैनल विजिट कर रहे हैं, पहले के कुछ वीडियोस हैं जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैं CPO सीरीज अभी करा रहा हूँ, सिनोनिम के, स्पॉटिंग एरर के, ईडियम्स के, ये सारे वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। आगे 1-2 वीडियोस और आएंगे CPO के, फिर हम लोग CHSL को शुरू करेंगे और CHSL में भी सेम होगा, एरर्स आएंगे, फिर आपके सिनोनिम्स आएंगे, वन वर्ड्स आएंगे, ईडियम्स आएंगे, ऐसे करके सारे एग्जाम 2024 का कवर करेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करते जाना, हर बुधवार को, हर शनिवार को, हर वेंसडे को, हर सैटरडे को रात के 8 बजे नया वीडियो आता है। फॉलो करते जाना, चैनल को विजिट करते जाना और थोड़ा शेयर कर देना अपने टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां भी और एस्पिरेंट्स हो उनके साथ। क्या लिखा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, हमें उल्टा वर्ड ढूंढना है। वर्ड क्या है, ग्लोरी, ग्लोरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्लोरी को हिंदी में बोलते हैं वैभव। हमसे पूछा जा रहा है कि इसका उल्टा शब्द बताइए। अच्छा, वैभव ग्लोरी एक पॉजिटिव वर्ड है ना, तो जब भी हम इसका एंटोनिम करेंगे तो नेगेटिव होगा, इतना बात तो आप समझ गए हो। नेगेटिव वर्ड ढूंढ रहे हैं, शेम नेगेटिव वर्ड है, डिलाइट मतलब होता है खुशी, भाई साहब नेगेटिव है क्या, पॉजिटिव है। ऑनर मतलब होता है गर्व, पॉजिटिव है क्या, आंसर नहीं होगा फिर। ये दोनों के दोनों जो हैं, ये दोनों के दोनों गलत है, ठीक है। अब या तो आंसर हमारा शेम है या तो ग्लूटनी है। ग्लूटनी टर्म ग्लूटन टर्म से बनकर आया है। ग्लूटन का हिंदी मतलब होता है पेटू, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा खाना खाता हो उसको हम लोग ग्लूटन कहते हैं। ग्लूटनी का मतलब होता है एक ऐसी आदत, द हैबिट ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग टू मच, एक ऐसी आदत जिसमें आप बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, उसको ग्लूटनी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ग्लोरी का वैभव, तो इसका उल्टा क्या होगा, शर्म, शेम। सिंपल क्वेश्चन था, पर जो भी वर्ड्स आ रहे हैं मैं उनको बताता चल रहा हूँ। आगे क्या है, यस्टरडे आई एट ओनली अ डैश ऑफ एप्पल्स फॉर माई डिनर, कल रात को मैंने सिर्फ डैश एप्पल्स खाए थे मेरे डिनर में। पेय पेय पिय पिय, ठीक है, पेय पेय पिय पिय, ऐसे शब्दों को ना होमोफोन्स कहा जाता है। होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोफोन्स ऐसे शब्दों को बोला जाता है जिनका साउंड सेम है पर उनके स्पेलिंग और उनके मीनिंग में अंतर होता है। जैसे कि पेयर और पेयर दोनों का प्रोनाउंसिएशन पेयर ही है, पियर एंड पियर दोनों का प्रोनाउंसिएशन पियर ही है, लेकिन इसमें इन दोनों के स्पेलिंग भी डिफरेंट है, इन दोनों के मीनिंग भी डिफरेंट है। इसको होमोफोन्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, होमोफोन्स, ठीक है। याद कैसे रहेगा, रखने का तरीका बता दे रहा हूं, कभी नहीं भूलोगे आज के बाद। देखो फोन पे आवाज तो सबकी सेम आती है,
जैसे इन सारे वर्ड्स की आवाज तो सेम आती है, पर हर फोन डिफरेंट दिखता है ना, तो जो इसका लुक है वो हमेशा डिफरेंट है। तो फोन पे आवाज सेम आ रही है, लुक डिफरेंट है, ऐसा इन वर्ड्स का भी लुक डिफरेंट है, आवाज सेम आती है जब पढ़ते हो तो। याद हो गया होमोफोन्स। अब क्या है, पेयर एंड पेयर, ठीक है। अब अगर मैं एप्पल्स की बात करूं, तो मैं दो एप्पल अगर खाऊंगा तो मैं यही बोलूंगा ना कि मैंने एक जोड़ी एप्पल खाई है, एक जोड़ी एप्पल खाई है। तो जोड़े को इंग्लिश में PAIR पेयर कहा जाता है, PAIR पेयर कहा जाता है। तो 18 का आंसर क्या होगा, 18 का आंसर होगा 2। पर कुछ नए वर्ड्स आए हैं, अगर कभी ये आ गए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पर आगे अगर आ गए तो कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैंने यहां पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है सारे वर्ड्स को। देखो, PARE पेयर का मतलब होता है किसी चीज से खास करके फ्रूट से उनका जो आउटर लेयर है उसको हटाना, जिसको हम लोग छीलना कहते हैं, ठीक है। तो फ्रूट्स को छीलना उसको पेयर कहा जाता है, ये वर्ब है। उसके बाद PIER पेयर का मतलब होता है, जैसे इस इमेज में मैंने दिखा रखा है, वो एक लकड़ी से बनी जगह या मेटल से बनी जगह जो समंदर को जमीन से जोड़ता है। जैसे आप देख रहे हो कि समंदर है, ये वाला पोर्शन, इधर का पोर्शन जमीन होगा। ये जो ब्रिज के फॉर्म में बना है ना, जहां पे लोग वॉक करते हैं या शिप्स आके रुकते हैं, सामान को लादते हैं या सामान को रखते हैं, उसको पियर कहा जाता है। एक और पियर होता है PEAR, जिसका मतलब होता है नाशपाती, ये एक फ्रूट है, खाया होगा आपने, इसको पियर कहा जाता है। एक और पियर होता है PEER पियर, जिसका मतलब होता है दोस्त। पियर प्रेशर सुना है ना, दोस्तों का प्रेशर, कोई वेब सीरीज है जो बहुत बड़ी फेमस हो गई, आप देखते हो क्योंकि दोस्तों ने कहा है, पियर प्रेशर में देख लेते हो, आपको पसंद ना भी हो पर आप देख लेते हो, उसको पियर प्रेशर कहते हैं। PEAR पियर, पीर का मतलब होता है दोस्त। आगे बढ़ेंगे, फिर से एंटोनिम आ गया, लिखा है कि हाउ कैन यू बी सो जॉयलेस ऑन हियरिंग द न्यूज। आप इतने दुखी कैसे हो सकते हो। देखो, जॉय मतलब होता है खुशी, लेस मतलब होता है कमी, खुशी की कमी मतलब दुखी। तो लिखा है कि आप इतने दुखी कैसे हो सकते हो इस न्यूज को सुन के। हमसे यह पूछा जा रहा है कि इस चारों में से कौन सा इसका एंटोनिम होगा। अब देखो, हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव वाले एंगल से बना सकते हैं, पर उसके लिए आपको चारों वर्ड्स पता होने चाहिए। तो एक बार जल्दी से चारों वर्ड्स समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहला वर्ड है ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब होता है डाउटफुल। याद होगा आपको, ये टर्म मैंने अगेन सिनोनिम वाला जो वीडियो बनाया था सीपीओ का, उसमें कवर किया था, और मैं बार बार बोल रहा हूं, हर एक वीडियो जो मैं बना रहा हूं उसमें मैं ऑप्शन भी एक्सप्लेन करता हूं। इसीलिए क्योंकि मैं पिछले 13 साल से एसएससी के लिए पढ़ा रहा हूं, और मैंने हर बार ये नोटिस किया है कि घुमा घुमा के ऑप्शन को क्वेश्चन, क्वेश्चन को ऑप्शन, ये हमेशा होता है। इसलिए एसएससी के सारे एग्जाम्स बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी का एग्जाम है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में सेम ही क्वेश्चन रिपीट होता है, सिर्फ उसकी पैकेजिंग डिफरेंट होती है, ठीक है। इसीलिए हर एक चीज को बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। तो अब क्या है ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब क्या होता है, डाउटफुल, अनिश्चित, या ऐसी कोई चीज जो संदिग्ध हो। अब इतने सारे वर्ड्स, इतनी सारी नई नई चीजें, इसको कॉपी पे नोट मत कीजिएगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा, जो क्यूइंग का टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां जाके ज्वाइन कर लो। सारे पीडीएफ, मेरे सारे क्लास के पीडीएफ वहां टाइम टू टाइम अपलोड होते रहेंगे। वीडियो जब पब्लिक हो जाता है उसके 1 घंटे के अंदर पीडीएफ भी अपलोड हो जाता है, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ताकि ये सब आपको नोट ना करना पड़े। तो ड्यूबियस का मतलब क्या है, डाउटफुल है। रैप्ट का मतलब क्या होता है, रैप्ट का मतलब होता है किसी चीज में रम जाना। रैप्ट का मतलब होता है किसी चीज में रम जाना, इतना रम जाना कि आपको आसपास की चीजों का ध्यान ही ना रहे, उसको बोलते हैं रैप्ट। अगला वर्ड है ब्लिसफुल। ब्लिसफुल का मतलब होता है खुशी, ठीक है। आपने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आज सुन लो और आगे से बोलना। जब आप किसी को विश करते हो ना कि आप आगे जीवन में खुश रहो, तो हमेशा बोलना हैव अ ब्लिसफुल लाइफ, हैव अ ब्लिसफुल लाइफ। ब्लिस का मतलब होता है खुशी, सुख। सो ब्लिसफुल का मतलब होता है आनंदमय या सुखद। नेक्स्ट, बीम। बीम का मतलब होता है किसी को देख के एक बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट देना, एकदम दिल से हंसना, किसी को देख के, उसको बीम कहा जाता है, ठीक है। अब आज हमारे क्वेश्चन पे हमसे ये पूछा गया था कि जॉयलेस का हिंदी सॉरी एंटोनिम क्या होगा। जॉयलेस का मतलब होता है दुखद। तो देखो, ड्यूबियस मतलब है डाउटफुल, ये भी नेगेटिव है। जॉयलेस खुद में नेगेटिव है, तो एंटोनिम हो सकता है क्या, नहीं। रैप्ट मतलब होता है एब्सेंट माइंडेड होना, इतना खो जाना कि दिन दुनिया से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, अगेन ये नेगेटिव है, तो एंटोनिम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अब दो बचे, या तो ब्लिसफुल या तो बीमिंग। बीमिंग मतलब होता है खिलखिला के हंसना किसी को। दुखद का उल्टा खिलखिला के हंसना थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा। ब्लिसफुल अगर ऑप्शन में है तो हम डेफिनेटली उसको आंसर करेंगे, सुखद, अच्छा, सुखी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। फिर से एंटोनिम पूछा है, अब द गिवन वर्ड।
वर्ड क्या है? ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? लेस इंपॉर्टेंट। ऐसी कोई चीज जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वर्ड को मैंने अपने ईडीएम वाले वीडियो में कवर किया है। देखो सारी चीजें घुमा घुमा के आ रही है, और जो वीडियो मैंने बनाया वो सीपीओ का है, और मैं अभी सीएचएसएल पढ़ा रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं उस लॉजिक को ये और ठोस करता है। अब देखो ट्रिवियल का मतलब क्या है? लेस इंपॉर्टेंट। कहां पढ़ाया था मैं वो भी याद दिला देता हूं। याद है आपको? एक ईडीएम हमने कवर किया था, स्टॉर्म इन अ टी कप, जिसका मतलब होता है ट्रिवियल इश्यूज के ऊपर झगड़ा करना, बहुत छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर झगड़ा करना। सो ट्रिवियल का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी लेस इंपॉर्टेंट। ऐसी कोई चीज जो कि बहुत ही कम जरूरी है, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंस लेस चीज है, उसको हम लोग ट्रिवियल कहते हैं। अब ये एक नेगेटिव टर्म है, हमसे इसका एंटोनिम पूछा है, तो हम वी आर लुकिंग फॉर अ वर्ड दैट दैट वुड बी पॉजिटिव। पहला वर्ड क्या है? लैविश। लैविश का मतलब होता है बहुत खर्चीला। बहुत खर्चीला नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव का नेगेटिव एंटोनिम नहीं हो सकता। एसेंशियल, जरूरी, पॉजिटिव टर्म है। वेन, वेन का मतलब क्या होता है? व्यर्थ, बर्बाद, नेगेटिव टर्म है। लाइबल, लाइबल का मतलब होता है उत्तरदायी। लाइबिलिटी पढ़ा है? मेरी लाइबिलिटी नहीं है, मैं उत्तरदायी नहीं हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। आंसर क्या होगा? एसेंशियल। ट्रिवियल का उल्टा एसेंशियल। ट्रिवियल मतलब जो जरूरी नहीं है, एसेंशियल मतलब जो जरूरी है। आगे बढ़ेंगे, सिनोनिम का क्वेश्चन है। द डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लोर्ड द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द एंटीक, ब्रैकेट के अंदर है, रुइंस ऑफ द रीजन। जो डॉक्यूमेंट्री है उसने दिखाया है जो हिस्टोरिकल और कल्चरल महत्व है, सिग्निफिकेंस है इसका। किसका? एंटीक रुइंस का। रुइंस का मतलब होता है खंडर। जो खंडर बचा ना रीजन का, जो बहुत एंटीक है। एंटीक का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज वेरी ओल्ड एंड प्रीशियस। कोई ऐसी चीज जो कि बहुत पुरानी है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको बोलते हैं एंटीक। तो उसका हमसे पूछा इसका सिनोनिम क्या होगा। सो वी आर लुकिंग फॉर अ वर्ड दैट समहाउ मीन्स ओल्ड। कोई ऐसी चीज जो कि ओल्ड जैसा फील कराए, उसको हम लोग वो टर्म हम ढूंढ रहे हैं। फर्स्ट वर्ड है कंटेम्प्ररी। हिंदी मतलब होता है समकालीन। ऐसे लोग जो एक समय पे जी रहे हो उनको कंटेम्प्ररी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर कंटेम्प्ररी एक्टर्स थे। अभिषेक बच्चन और रणवीर कपूर कंटेम्प्ररी एक्टर्स हैं, एक वक्त पे हैं ये लोग। सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ कंटेम्प्ररी क्रिकेटर्स थे। विराट कोहली, रोहित शर्मा कंटेम्प्ररी क्रिकेटर्स। शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा कंटेम्प्ररी क्रिकेटर्स। अब आपको मीनिंग समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? ये ओल्ड का सेंस तो नहीं दे रहा। एंशियंट मतलब प्राचीन, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। एंशियंट मतलब होता है प्राचीन, ये डेफिनेटली ओल्ड का सेंस देता है। ऑब्सोलीट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एसएससी ने अपने क्वेश्चंस में पूछा है, प्रीवियस ईयर है। ऑब्सोलीट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो अब के जमाने में इस्तेमाल नहीं होती, समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज। पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? उसको ऑब्सोलीट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेडियो, पहले के जमाने में रेडियो यूज होता था, अब कोई यूज करता है क्या? नहीं। एफएम यूज करते हैं पर रेडियो यूज नहीं करते, इन फिजिकल फॉर्म में रेडियो यूज नहीं करते। इसका मतलब वो अब ऑब्सोलीट हो चुका है, मॉडर्न हो नहीं सकता। आंसर क्या होगा? एंशियंट। नेक्स्ट, इट इज अ जनरल बिलीफ दैट द फीमेल ऑस्ट्रिच गार्ड द नेस्ट एट नाइट। लिखा है कि ये एक जनरल बिलीफ है कि जो फीमेल ऑस्ट्रिच है, फीमेल ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच यहाँ का सब्जेक्ट है, गार्ड यहाँ का वर्ब है, द नेस्ट ऑब्जेक्ट है, एट नाइट प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट है। तो क्या लिखा हुआ है कि ये एक जनरल बिलीफ है कि जो फीमेल ऑस्ट्रिच है वो गार्ड करती है रात में अपने नेस्ट को। हमसे ये पूछा गया है कि इसको इंप्रूव करिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें एरर क्या है। देखो ऑस्ट्रिच, अगर फीमेल ऑस्ट्रिच की बात की जाए, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो अभी तो ये अपने सिंगुलर फॉर्म में है। अभी तो ये अपने सिंगुलर फॉर्म में। अगर ये सिंगुलर फॉर्म में है तो जो वर्ब इसके लिए यूज किया जा रहा है प्रेजेंट टेंस में, वो भी सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। अभी हम कौन सा वर्ब यूज कर रहे हैं? वी1 यूज कर रहे हैं। हालांकि है तो ये प्रेजेंट टेंस, पर ये प्लूरल वर्ब होता है। हम ढूंढ रहे हैं इसको सिंगुलर करने का क्या ऑप्शन मिल सकता है। चलिए पहला ऑप्शन बिठा के देखते हैं। लिखा है इज गार्डिंग द नेस्ट एट नाइट। अब यहां पे इज लिखा हुआ, ये आंसर नहीं हो सकता। यहां पे इज लिखा हुआ है तो आपका लॉजिक ये होगा सर ये भी तो प्रेजेंट टेंस है, तो इज गार्डिंग कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? कर सकते हैं। पर एक बात समझना, अगर सेंटेंस यहां से स्टार्ट होता ना तो हम आराम से इज गार्डिंग कर सकते थे। पर सेंटेंस देखो कहां से स्टार्ट है। लिखा है इट इज अ जनरल बिलीफ। जब आप किसी जनरल बिलीफ के बारे में बात करते हो, जब आप किसी यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करते हो, तो आम तौर पर ये हैबिचुअल एक्शंस में काउंट होते हैं। अब आप मुझे बताओ सेंटेंस पढ़ के कि ये फीमेल ऑस्ट्रिच केवल एक रात को गार्ड कर रही है या ये हमेशा करती है। अगर ये जनरल बिलीफ है कि ऐसा होता है, इसका मतलब ये तो उसका हैबिचुअल एक्शन होगा। हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है, जिसका मतलब है वी1 और वी5 का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यूज करेंगे तो वो केवल वन टाइम इवेंट होगा, टेम्पररी इवेंट होगा, जबकि हम किसी परमानेंट चीज की बात कर रहे हैं। इसीलिए यहां पे इस गार्डिंग नहीं हो सकता। अगला गार्ड्स, गार्ड्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
गार्डेड ऑप्शन नंबर 4 में था, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सेंटेंस चला जाएगा पास्ट टेंस में। यहां लिखा है डज गार्ड, बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है। अब सवाल ये होता है कि हम यहां पे क्या डज गार्ड नहीं कर सकते? अगर हम डज गार्ड करें फिर भी तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है ग्रामेटिकली, ये V5 है, ये भी V5 है, दोनों सिंगुलर है। सब आप कर सकते हैं, पर दोनों के मीनिंग में थोड़ा अंतर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि सचिन तेंदुलकर कॉल्स में, मैं आपको कहता हूं कि सचिन तेंदुलकर है ना, मुझे फोन करते हैं। आपने बोला सर क्या फेंक रहे हैं, बेकार की बात है। मैंने बोला अरे नहीं नहीं, सच में कॉल करते हैं भाई, मेरे रिलेटिव रिलेशन में आते हैं वो। अब मैं पता है क्या बोलूंगा, सचिन तेंदुलकर डज कॉल मी। इन दोनों सेंटेंस में बहुत अंतर है। पहला वाला जो सेंटेंस था ना, वो एक नॉर्मल सेंटेंस था जिसमें आपको मेरी बात पे यकीन कर लेना चाहिए था। आपने यकीन नहीं किया, तो अब मैं इंफेसाइज करके बोल रहा हूं कि अरे नहीं नहीं, तेंदुलकर मुझे कॉल करते हैं। जैसे आप इंफेसाइज करते हो ना, ये V5 टूटता है। किसमें टूटता है? ये टूटता है डू, डज प्रेजेंट टेंस में, या पास्ट में डिड और उसके बाद बेस फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि मैंने मगरमच्छ खाया, आपने बोला ऐसे थोड़ी होता है सर, आप मगरमच्छ कैसे खा सकते हो? मैंने बोला कि अरे नहीं नहीं, आई डिड ईट अ क्रोकोडाइल। अब जैसे मैंने आई डिड ईट बोला ना, इसका मतलब यह है कि मैं इंफेसाइज कर रहा हूं, मैं जोर दे रहा हूं, कह रहे नहीं नहीं सुनो मेरी बात, मां कसम मैंने खाया है। तो जहां कहीं पे भी आप जोर दे के बोलना चाहते हो, वहां पे डू, डज और डिड निकल के बाहर आ जाते हैं। अदरवाइज अगर ये नॉर्मल सेंटेंस है तो यहां पे आप साथ में लिखोगे, डू, डज या डिड को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। ये मैं पॉजिटिव सेंटेंस के लिए बोल रहा हूं। अच्छा अब देखो सेंटेंस में यहां लिखा था कि फीमेल ऑस्ट्रिच जो है वो गार्ड करती है, इसमें ना मानने वाली कौन सी बात है? वो माँ है, अपने अंडों को गार्ड करेगी ही, नेस्ट को गार्ड करेगी ही। अगर मैं ये बोलता हूं कि कंगारू आके ऑस्ट्रिच के नेस्ट को गार्ड कर रहा है, तो आप बोलते हैं ये अजीब बात है, फिर मुझे बोलना पड़ता है कि नहीं नहीं ऐसा होता है। पर ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, इसका मतलब एम्फेसाइज देने की तो जरूरत है नहीं, एम्फेसिस की जरूरत नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर। उम्मीद करता हूं क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। राहुल हैड स्ट्रॉन्ग पेन इन हिज स्टोमक। अच्छा देखो, लिखा है राहुल के पेट में बड़ी तेज दर्द है। पेन एक नेगेटिव फीलिंग है, क्या हम इसके लिए स्ट्रॉन्ग यूज कर सकते हैं? फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड हम शायद कर भी लें कभी कभी बोलने में, पर लिखने में नहीं करेंगे हम। या ग्रामेटिकली जब हम इसमें एरर ढूंढने को बोलेगा तब तो नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, प्रेजेंट एडजेक्टिव है, हम क्यों इसको पेन के साथ यूज करें? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। स्ट्रिक्ट, पेन कभी स्ट्रिक्ट होगा क्या? स्ट्रिक्ट मतलब होता है नियम कानून मानने वाला, नहीं, सही नहीं जा रहा। पेन कभी डीप होगा क्या? क्या एकदम दिल के अंदर घुस के, सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर दर्द हो रहा है? नहीं हो सकता। सिवियर ये हो सकता है, सिवियर का मतलब होता है हिंदी में गंभीर, और हमने कितने बार सुना है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम सिवियर पेन, बहुत सिवियर पेन हो रहा है, बहुत गंभीर दर्द हो रहा है उसे, ये सही लग रहा है। हाई पेन, फिर से ये बात है, हाई पॉजिटिव है, पेन के साथ थोड़ी लगाएंगे। सिंपल क्वेश्चन था। अगला, दिस इज बेस्ट बुक फॉर चिल्ड्रन टू रीड। दिस इज बेस्ट बुक ना, बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। आप जब भी बेस्ट बोलोगे, टॉलेस्ट बोलोगे, शार्पेस्ट बोलोगे, या मोस्ट ब्यूटीफुल बोलोगे, ऐसे किस्म के जब भी कहीं पे आप कोई भी सुपरलेटिव डिग्री यूज करोगे, तो हमेशा उसके आगे द आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या लिखा हुआ है कि दिस इज बेस्ट बुक फॉर चिल्ड्रन टू रीड, हम ढूंढ रहे हैं यहां पे कहीं द होना चाहिए। दिस इज गुड बुक। अच्छा अब ये भी लॉजिक लगाएंगे बहुत सारे बच्चे की, सर गुड बुक भी तो ठीक है कि दिस इज गुड बुक फॉर चिल्ड्रन टू रीड, सही है, पर यहां पे एक मिस्टेक है, पता है क्या? यहां पे फिर ए होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि बुक एक कॉमन नाउन है। जब भी आप कॉमन नाउन को सिंगुलर फॉर्म में लिखते हो, आपको कोई ना कोई आर्टिकल उसके आगे लगाना पड़ता है। हम कभी ये नहीं बोलते ही इज बॉय, हम बोलते हैं ही इज अ बॉय या ही इज द बॉय। क्यों? क्योंकि ये एक कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन कभी भी सिंगुलर फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो आपको उसके आगे कोई ना कोई आर्टिकल लगाना पड़ेगा। इसका ये मतलब है कि दिस इज गुड बुक नहीं होता, दिस इज अ गुड बुक होता। सेम लॉजिक यहां पे लगाते हैं, दिस इज वेरी गुड बुक नहीं, दिस इज अ वेरी गुड बुक। हम ढूंढ रहे थे जो कि बेस्ट के आगे द लिखा होना चाहिए, मिल गया हमें आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। सेम लॉजिक, दिस इज वेरी बेस्ट बुक। अच्छा वेरी और बेस्ट तो साथ में हो ही नहीं सकता, बेस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर। हमसे पूछा जा रहा है स्पेलिंग का एरर कहां पर है। लिखा है आई बेग्ड हिम, आई की स्पेलिंग सही है, बेग्ड सही है, बीईजी बेग मतलब होता है भीख मांगना, गिड़गिड़ाना, बेग्ड पास्ट टेंस में बिल्कुल ठीक है। आई बेग्ड हिम टू रिकंसिडर, आंसर मिल गया हमें, रिकंसिडर, रिकंसिडर, ठीक है। स्पेलिंग क्या है? REN, सॉरी RECONSIDER, रिकंसिडर,
ठीक है, सो हो जाएगा आई बेग्ड हिम टू रिकंसिडर द डिसीजन बट ही रिफ्यूज टू यील्ड। मैंने उसके सामने मैंने गिड़गिड़ाया कि अपने डिसीजन के बारे में फिर से सोचो, पर उसने मानने से मना कर दिया। ये यील्ड वर्ड भी लास्ट ईयर के सीजीएल में सिनोनिम में पूछा था। यील्ड का मतलब होता है टू ओबे, किसी की बात मानना, उसको यील्ड कहते हैं, राइट। तो हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको सबका एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल्ड वे में समझ में आया हो, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो। जो नया लगा हो आपने नोट भी कर लिया हो उसको। फिर से बोल रहा हूं, कमेंट सेक्शन में बताना 25 में से कितने करेक्ट किए आपने। ये इस सीरीज का पहला वीडियो और ऐसे कई सारे वीडियोस आगे आने वाले हैं जिसमें हम लोग 25-25 क्वेश्चंस का सेट करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपको कुछ वैल्यू में ऐड कर पाया आपके नॉलेज में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। मैंने अभी तक एक प्लेलिस्ट बना रखा है ऑलरेडी सीपीओ का, वो आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक के मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो एंड स्क्रीन पे जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करके आप मेरे सीपीओ के जितने भी टॉपिक वाइज वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। आज यहीं तक रुकेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, गुड नाइट।